हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने गुड मॉर्निंग सर। हाँ बाबा, ठीक ठीक। पिछले लेक्चर में हमने मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि पिछले लेक्चर में इंटरनेट वगैरह का प्रॉब्लम था और लैपटॉप अच्छा भी नहीं चल रहा था। होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस, ठीक है, 5 मिनट में इसको कवर कर लेते हैं। होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसका भी कांस्टेंट पार्ट में सिर्फ जीरो होना चाहिए, ठीक है, सिर्फ जीरो होना चाहिए। और नॉन होमोजीनियस का मतलब होता है कि जिसका कांस्टेंट पार्ट जीरो के बराबर नहीं होगा। अच्छा, एक बात और है जैसे मान लो मैंने तुम्हें बोला कि समथिंग इक्वल्स टू 3, समथिंग इक्वल्स टू 0, समथिंग इक्वल्स टू 5, क्या ये होमोजीनियस होगा या नॉन होमोजीनियस होगा? समथिंग इक्वल्स टू 3, एक सेकंड, हाँ, ये नॉन नॉन होमोजीनियस। होमोजेनियस। ऐसा नहीं बोलना होता है कि नॉन होमोजीनियस में जीरो नहीं होते हैं। द थिंग इज दैट जो स्टेटमेंट तुम्हें बोलना होगा ना, वो स्टेटमेंट होगा कि तीनों का तीनों जीरो नहीं होता। समझ में आया? अगर तुम्हारा तीनों के तीनों कांस्टेंट जीरो हो गए तब वो होमोजीनियस में चला जाएगा। और अगर तुम्हारा कोई भी एक अगर तुम्हारा नॉन जीरो होता है ना, तो वो तुम्हारा नॉन होमोजीनियस में चला जाएगा। लॉजिक समझ में आया? बोलो बोलो जल्दी। हाँ सर। ठीक है, अब देखो, अब अगला होता है दो चीज कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि तुम्हारे पास कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए। अब या तो एक सॉल्यूशन होगा, या तो दो सॉल्यूशन होगा, या तो तीन सॉल्यूशन होगा, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। बट जिस तरह का तुम्हें इक्वेशंस मिलता है ना, टू वेरिएबल का इक्वेशन और 3 वेरिएबल का इक्वेशन, तो ये दोनों का ना 2 और 3 सॉल्यूशन नहीं हो सकता, या 4 5 6 नहीं हो सकता। इन दोनों के केस में सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, या तो एक सॉल्यूशन होगा मतलब यूनिक सॉल्यूशन, और या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इसका मतलब क्या होगा ये समझो। ग्राफिकली थोड़ा मैं बता देता हूं। मान लो ये एक मेरा लाइन है और ये एक लाइन। अब ये दोनों लाइन या तो पैरेलल हो सकता है, इस तरह से देखो, चित्र में देखो यहाँ पे, या तो पैरेलल हो सकता है। अगर पैरेलल होगा तो ये दोनों आपस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं देगा, ठीक है। मतलब सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? कट करना। अगर भैया कट ही नहीं करेगा तो फिर काहे का सॉल्यूशन? तो ये दोनों अगर पैरेलल होता है तो इट मींस कि दे विल नॉट गिव एनी काइंड ऑफ सॉल्यूशन। और अगर ये सॉल्यूशन नहीं देते हैं तो उस मींस कि ये कौन सा केस हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट का। गॉट इट एवरीबॉडी? समझ में आया? हाँ सर। अच्छा, अब अगर मान लो ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट दे रहे हैं ऐसे करके, दिख रहा है? तो अगर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को काट रहे हैं तो इनका एक ही सॉल्यूशन होगा। अब तुम बोलोगे सर दो सॉल्यूशन क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि देखो यार, कभी भी एक स्ट्रेट लाइन दूसरे स्ट्रेट लाइन को 2 बार तो नहीं काटेगा, 3 बार तो नहीं काटेगा। ये कोई पैराबोला नहीं है, ये कोई इलिप्स नहीं है, ये कोई हाइपरबोला नहीं है कि 2 3 4 5 10 बार काट देगा। नहीं, ये क्या होता है, स्ट्रेट लाइन है, और एक स्ट्रेट लाइन और स्ट्रेट लाइन को सिर्फ एक ही बार काटता है, अगर वो एक बार काटने के लायक होगा तो। दूसरा क्या केस होता है ना कि ये दोनों एक दूसरे पर ओवरलैप कर जाएगा, ओवरलैप। तो ओवरलैप करने का क्या मतलब होता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब तुमने ये 9th क्लास में पढ़ा भी होगा कि अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाता है उसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो कोइंसिडेंट लाइन का मतलब होता है कि वहां पर बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। जो पहले वाले पर वैलिड रहेगा वही दूसरे वाले पर, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गया ना यार। और दोनों अगर एक दूसरे के ऊपर आ गया तो वो तो हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सभी को समझ में आ गया? सभी को समझ में आया कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मतलब? हाँ सर। हाँ सर। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होना चाहिए, या तो यूनिक सॉल्यूशन या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है नो सॉल्यूशन। अब क्रेमर्स रूल के हिसाब से हमने देखा था कि x को कैसे लिखते हैं dx बाई dy, को कैसे लिखते हैं dy बाई dy, z को कैसे लिखते हैं dz बाई dy, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग कैसे कैसे पता करेंगे कि क्या कंडीशन होता है यूनिक सॉल्यूशन का, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का और नो सॉल्यूशन का? तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी निकालते हैं। डी का मतलब है मेन डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक है, मेन डिटर्मिनेंट। अगर मेन डिटर्मिनेंट तुम्हारा 0 के बराबर नहीं आया, 0 के बराबर नहीं आया, तो वहां पर तुरंत हम बोल देंगे कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। फिर हमें कोई जरूरत नहीं है dx dy और dz को चेक करने का, कोई जरूरत नहीं है। हमारा d नॉट इक्वल्स टू 0 अगर आ गया तो सीधा सीधी वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तुम्हें पूछा भी जाएगा एग्जाम में कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर द
सिस्टम ऑफ इक्वेशन टू हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन का सिर्फ एक ही कंडीशन होता है, डी को हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब सर अगर मान लीजिए डी हमारा 0 के बराबर हो गया, तो अगर हमारा d 0 के बराबर हो गया तो हम अब आगे चलेंगे, हम dx को फाइंड आउट करेंगे, dy को फाइंड आउट करेंगे, dz को फाइंड आउट करेंगे। मान लो हमने dx को फाइंड आउट किया, वो 0 हो गया, dy को फाइंड आउट किया, वो भी 0 हो गया, dz को फाइंड आउट किया, वो भी 0 हो गया। अगर तीनों 0 हो गए तो वो तुमको क्या देगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। मैंने उस दिन बताया भी था, देखो मैंने यहाँ लिख रखा है, ठीक है, 0 0, तो 0 0 को अगर करीब लाओगे तो वो इन्फिनिटी टाइप का दिखता है ना, तो वही चीज मैंने बोला था। ठीक है, तो अगर सब कुछ 0 हो गया, सब कुछ 0 हो गया तो वो हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, और अगर कोई भी एक तुम्हारा नॉन जीरो होता है, कोई भी एक या दो, तो वो क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन। या ये रिमाइंड हो गया सब कोई को? रिमाइंड हो गया ये? बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अगला अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा होमोजीनियस के बारे में, फिर मैं इस पर तुम्हें क्वेश्चन करा दूंगा। होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होता है, वो होता है a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, और a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल्स टू 0। ठीक है, दिस इज अ होमोजीनियस इक्वेशन। अब इसमें तुम क्या करोगे, तुम मेन डिटर्मिनेंट निकालोगे, और होमोजीनियस के केस में क्या होता है कि dx जो होता है, dy जो होता है और dz जो होता है, ये तीनों क्या होता है, 0 के बराबर होता है। आया बात समझ में? ये तीनों क्या होते हैं, 0 के बराबर। गॉट इट एवरीबॉडी? क्यों होगा ये तुम्हें पता है ना, समझ में आ रहा ना क्यों होगा? हाँ सर। क्योंकि देखो हाँ सर। निकालने के हाँ लिए सर। x वाले कोफिशिएंट के जगह पे 0 को रख देंगे, तो पूरा कॉलम तुम्हारा 0 से भर गया, और पूरा कॉलम अगर 0 से भर गया तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो यही तरीका होता है। अब सर यहाँ पर सॉल्यूशन आना या ना आना सिर्फ और सिर्फ किस पर डिपेंड करता है, मेन डिटर्मिनेंट पे डिपेंड करता है, मेन डिटर्मिनेंट पे। तो यहाँ से दो चीजें होती है, अगर मान लो तुम्हारा d नॉट इक्वल्स टू 0 हो गया, और अगर मान लो तुम्हारा d इक्वल्स टू 0 हो गया, अगर d नॉट इक्वल्स टू 0 होगा तो यहां पर निकल के आता है यूनिक सॉल्यूशन। और उसमें भी एक खास बात तुम समझ लो कि यूनिक सॉल्यूशन तो आता है, बट इसको बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन भी बोलते हैं। क्यों सर? क्योंकि अगर मान लीजिए d हमारा 0 के बराबर नहीं है, ठीक है, अच्छा तुम्हें पता है कि x का वैल्यू होता है dx बाई डी, y का वैल्यू होता है dy बाई डी, z का वैल्यू होता है dz बाई डी। तो अगर मैं बोलता हूं कि d नॉट इक्वल्स टू 0 है, और होमोजीनियस के केस में सब कुछ 0 होता है, dx dy dz, तो ये कुछ समथिंग 0 बाई डी बनेगा ना यार, ये भी कुछ समथिंग 0 बाई डी बनेगी, ये भी कुछ समथिंग 0 बाई डी। तो तीनों केस में क्या आंसर आ जाएगा बताना तो, 0 ही आ जाएगा, है ना? बोलो। हाँ सर। इस केस को बोला जाता है जीरो सॉल्यूशन, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 और z इज इक्वल्स टू 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि dx, dy और dz ये तीनों ही 0 के बराबर होते हैं, ये तीनों ही 0 के बराबर होते हैं। ठीक है, चलो यहां पर एक और वर्ड यूज होता है, एंड दैट पर्टिकुलर वर्ड इज ट्रिवियल सॉल्यूशन। थोड़ा उल्टा चलता है ये वर्ड, ठीक है, ये वर्ड बस थोड़ा सा याद रखो दिमाग में। तुम्हें पूछ देगा एक होमोजेनियस सिस्टम दे करके कि व्हाट इज द कंडीशन ऑफ के फॉर व्हिच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज ट्रिवियल सॉल्यूशन, तो तुम डिटरमिनेंट को नॉट इक्वल टू 0 करोगे, उल्टा। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन के लिए उल्टा, बट ट्रिवियल वो नहीं पूछते हैं, वो ठीक है, अगर वो कुछ क्वेश्चन में कुछ जादू करना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, बट द थिंग इज दैट कि d इक्वल्स टू 0 अगर होता है तो तुम अगर ध्यान से देखो तो अगर d इक्वल्स टू 0 लिखोगे तो 0 और 0 हो जाएगा, ऊपर भी 0 नीचे भी 0, फिर ऊपर भी 0 फिर नीचे भी 0, तो ये कौन सा केस आ जाएगा सर, ऊपर भी 0 और नीचे भी 0, तो ये क्या हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट।
इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन में एक वर्ड यूज होता है, मतलब इस वाले केस के लिए उसको बोलते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। उसको, उस वर्ड को बोला जाता है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। ओके, समझ गए? समझ गए? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। ठीक है, तो ये दो वर्ड याद रखना, तुम जब क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करोगे ना तो तुम्हें बहुत बार ये सारे वर्ड्स तुमको मिलेंगे। ठीक बा? अच्छा, एक चीज और, जब इतना मैंने बात कर ही लिया है तो डी होमोजीनियस के केस में जब डी तुम्हारा नॉट इक्वल टू जीरो है तो उसको हम एक और नाम से जानते हैं जीरो सॉल्यूशन। उल्टा, यहां भी उल्टा, जब डी नॉट इक्वल्स टू जीरो है तो उसको बोलते हैं जीरो सॉल्यूशन, और जब डी इक्वल्स टू जीरो है तो उसको बोलेंगे नॉन जीरो सॉल्यूशन। समझ ला? समझ में आया? एकदम रिलेशन समझ के रखो, याद नहीं करना है, तुरंत तुरंत दिमाग में जाएगा। ठीक है, नॉन ट्रिवियल, नॉन जीरो, ये सारे वर्ड्स को बहुत तो इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ तुम्हारा डिटरमिनेंट फिनिश होता है। ठीक है, अब हम कुछ अभी आज और कल ये दोनों दिन मैं तुम्हें डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस से पीवाईक्यूज ही कराऊंगा। ठीक है, बट आज थोड़ा और क्वेश्चंस देखते हैं। अभी पहले ये जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन तुम्हें यहीं से मिलेगा बहुत ज्यादा। जैसे देखो, इफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन x plus 2ay plus az equals to 0, x plus 3by plus bz equals to 0 और x सर ये कल हो गया था। हो गया था। यस सर, पागल है। नहीं, ये लिखवा शायद दिया। लिखवा दिया था। लिखवाया दिया था। हाँ, उसी वक्त मैंने सॉल्व नहीं किया था, सिस्टम थोड़ा उस वक्त डाउन हो गया था। हाँ, if this particular equation has non-zero solution, if this particular system has non-zero solution, then a b c are in, first option है ap, second option है gp, थर्ड ऑप्शन है hp, या फोर्थ ऑप्शन है satisfy a plus 2b plus 3c इक्वल्स टू 0। चलो, ये हमारा सवाल है। अब सवाल को करने से पहले तुम ये देखो कि जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन तुम्हें दे रखा है, दैट सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। बताओ क्या है? होमोजीनियस। होमोजीनियस। ठीक है, दिस पर्टिकुलर सिस्टम इज होमोजीनियस। ओके, ठीक है। अब होमोजीनियस के केस में नॉन जीरो सॉल्यूशन बोला गया है। तुम्हें अभी मैंने पढ़ाया कि नॉन जीरो सॉल्यूशन वाला में उल्टा चलते हैं। अगर यहाँ पर नॉन जीरो दिया हुआ है तो हम मेन डिटरमिनेंट को क्या कर देंगे? जीरो के बराबर कर देंगे, है ना? करेंगे कि नहीं? बोलो जल्दी। हाँ सर। तो हाँ मेन सर। डिटरमिनेंट तुम्हारा क्या बनेगा? वो बनेगा 1 1 और 1। ये हो गया 2a और a, ये हो गया 3b और b, ये हो गया 4c और c। और हाँ, यहाँ पर मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि तुम ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह लगाओ। इट इज अ इजी डिटरमिनेंट। तुम 1 के अबाउट खोल दो या जिधर से भी खोलना चाहते हो खोल दो और बताओ कि क्या आ रहा है। इट इज अ इजी डिटरमिनेंट। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई जरूरत नहीं होता कि तुम सिंपल सिंपल डिटरमिनेंट के लिए ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे, तो ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे बताओ कि अंततः एंड में कितना आ रहा है। चलो जल्दी से सॉल्व करते हैं इसको। प्रज्योत कनेक्ट नहीं हो रहा था क्या? हो तो क्या ना?
यस सर, पहले नहीं हो रहा। सॉल्व किया यार तुम लोग की, ये भी तुम लोग मेरे से ही सॉल्व करवाएगा। सर ये आता है क्या, -CB ओके -CB प्लस 2AC -3AB इज इक्वल्स टू 0। अरे और सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है वो। रुको 2 मिनट। देखो -BC हाँ हाँ बोलो बोलो। -BC प्लस 2AC -AB। इक्वल हाँ टू, सर यही था। हाँ सर, हाँ हाँ सर। सही। हाँ हाँ सर। हाँ एकदम सही एकदम सही। वेरी गुड यार वेरी गुड, इसी का मैं वेट कर रहा था। ठीक है, पता नहीं जयेश तुमने एक्स्ट्रा टर्म क्या बोल दिया यार, वही। नहीं वो गलती से मैंने 3 बोला उधर, ठीक, -AB चलो बोलना फिर इसको तुम बाद में। सॉल्व करोगे तो सिंप्लीफाई वगैरह करोगे, तो सिंप्लीफाई वगैरह करके ये तुमको क्या दे देगा, ये तुमको दे देगा 2AC माइनस BC माइनस AB इक्वल टू 0। यही आ रहा होगा, देख लो सबका। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, हाँ अब सर। देखो यहां से तुम लोग पहुंच गए आंसर तक, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 2AC इसको उधर ले जाओ, तो ये उधर जाएगा तो AB प्लस BC हो जाएगा ना। तो ये देखो 2AC इज इक्वल टू, यहां से B को कॉमन ले लो तो ये A प्लस C हो जाएगा। तो यहां से B को तुम क्या लिख सकते हो, 2AC बाई A प्लस C। और ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, ओए ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, HP है ये, हार्मोनिक HP। मीन है। ठीक है, ये हार्मोनिक मीन लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि ABC जो होगा वो HP में होगा। ठीक है, अच्छा तुम्हें मीन तो याद है ना, तीनों मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, हाँ A सर। प्लस B बाई 2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, रूट AB। और हार्मोनिक मीन क्या होता है, 2AB बाई A प्लस B। ठीक है, समझ ला। वही यस। वही। ठीक है, और देख रहा हूं मैं कुछ क्वेश्चन। ये थोड़ा एक अच्छा क्वेश्चन। इसमें थोड़ा सा दिमाग लगवाते हैं तुम लोगों का। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन अल्फा x प्लस y प्लस z is equal to alpha minus 1, x plus alpha y plus z इक्वल टू अल्फा माइनस 1, और फिर x प्लस y प्लस अल्फा z इज इक्वल टू अल्फा माइनस 1 हैज नो सॉल्यूशन इफ अल्फा इज इक्वल टू, ऑप्शन ए है -2, ऑप्शन बी है -2 और +1, ऑप्शन सी है नॉट -2 और ऑप्शन डी है 1। चलो देखो तो कैसे करोगे इसको। सर बी ऑप्शन क्या है? -2 और +1, -2 या तो -2 और या तो +1, दोनों नहीं हो सकता। अच्छा पहले तो मुझे ये बताओ कि ये सिस्टम जो है ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है। नॉन होमोजेनियस। ठीक है, नॉन होमोजीनियस है। तो अच्छा ये होमोजीनियस है नॉन होमोजीनियस में एक्चुअली अल्फा पे भी डिपेंड कर सकता है, बट ठीक है हम एक एजम्पशन मान के चल रहे हैं कि इट इज अ नॉन होमोजीनियस, वो एक्चुअली अल्फा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, चलो तो अब सबसे पहले मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि दिस इज अ नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो अगर ये नॉन होमोजीनियस है तो पहले हमको ये बताओ कि नॉन होमोजीनियस के केस में नो सॉल्यूशन का क्या
कंडीशन होता है। नो सॉल्यूशन का क्या कंडीशन होता है? मेन डिटर्मिनेंट तुम्हारा 0 हो जाना चाहिए, है ना? हाँ और हाँ सर। एटलीस्ट वन ऑफ dx dy और dz नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम कोई एक तुम्हारा नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है? तो चलो हम सबसे पहले मेन डिटर्मिनेंट को 0 की तरफ बढ़ा देते हैं। तो d इज इक्वल टू 0 अगर हम लिखते हैं तो बताओ क्या यहां पर आ रहा है? ये आएगा अल्फा 1 1 1 अल्फा 1 और फिर आएगा 1 1 अल्फा इक्वल्स टू 0। चलो इसको सॉल्व करके अल्फा की वैल्यू मुझे बता दो प्लीज, ठीक है? जल्दी से मुझे अल्फा की वैल्यू चाहिए तुम लोगों से। ये डिटर्मिनेंट को मैं ओपन नहीं करूंगा, तुम लोग करो और जल्दी से मुझे अल्फा की वैल्यू बताओ। आई थिंक 2 वैल्यूज आएगी बट करो। मैं भी कर दूं क्या साथ में? प्लस हो गया, माइनस हो गया, प्लस हो गया। अल्फा के साथ ये खुलेगा अल्फा स्क्वायर माइनस 1, माइनस 1 के साथ खुलेगा अल्फा माइनस 1, प्लस 1 के साथ खुलेगा 1 माइनस इक्वल्स टू 0। तो एक काम करते हैं, इसको अभी हम खोलते नहीं है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करते, ऐसे ही रहने देते। थोड़ा इधर देखते क्या बन रहा है। माइनस अल्फा प्लस 1 माइनस अल्फा इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन गया अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2 अल्फा प्लस 2 इक्वल्स टू 0। हो गया? आई थिंक तुम लोग भी कर ही रहे होगे साथ में। हाँ सर हाँ। अब इसके बाद हम एक काम करते हैं, थोड़ा रुको। मल्टीप्लाई मैं नहीं करूंगा, मैं बता रहा हूँ ना, मैं मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है। माइनस 2 को कॉमन ले लेंगे तो अल्फा माइनस 1 यहाँ आ जाएगा। हाँ अब देखो ये जो अल्फा स्क्वायर माइनस 1 है इसको मैं लिखूंगा अल्फा प्लस 1 इंटू अल्फा माइनस 1 माइनस 2 इंटू अल्फा माइनस 1, ठीक है? इट इज इक्वल्स टू 0। और देखो तो यहाँ से हम कॉमन तो निकाल सकते हैं ना, अपना कैलकुलेशन को आसान बनाया जा सकता है यार, एकदम बनाया जा सकता है। तो हम यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे? अल्फा माइनस 1 को अगर मैंने कॉमन निकाल दिया तो अंदर में क्या बचेगा? अल्फा इंटू अल्फा प्लस 1 माइनस 2। देखो तो सही है, देखो जल्दी। हाँ सर हाँ। तो यहाँ से हो गया हाँ, अल्फा माइनस 1 और अंदर में अब मल्टीप्लाई कर लो, अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा माइनस 2 इक्वल्स टू 0। मिडिल टर्म कोई मारेगा फैक्टराइज? कोई मिडिल टर्म मारेगा इसका? अल्फा माइनस 1, कम ऑन जल्दी मिडिल टर्म मार के बताओ कितना आ रहा है? आई थिंक माइनस 2 और 1 आना चाहिए क्या? अल्फा हाँ सर। हाँ अल्फा माइनस 1 आएगा और अल्फा प्लस 2 ऐसा आएगा, देखो तो। आई थिंक माइनस 2, हाँ ठीक है ऐसा आएगा। हाँ सर। तो यहाँ से अल्फा का क्या क्या वैल्यू आया? एक तो वैल्यू 1 आया और दूसरा वैल्यू क्या आया? -2 आ गया ना। चलो हमने अल्फा का तो 2 वैल्यू निकाल लिया सर। अब ऑप्शन भी थोड़ा सा ना अजीबोगरीब ही है, तो क्या करा जाए? सर देखिए हमने अल्फा की 2 वैल्यूज निकाल ली। एक बार अल्फा का वैल्यू 1 है और एक बार अल्फा का वैल्यू 2 है, ठीक है? सॉरी 2 नहीं, कितना? -2, ठीक है? अब देखो अगर मैंने अल्फा का वैल्यू 1 सेलेक्ट किया तो ये पूरा सिस्टम क्या बन जाएगा? होमोजीनियस बन जाएगा ना। बोलना ध्यान से हाँ। सुनो। अगर मैंने अल्फा का वैल्यू 1 सेलेक्ट करा है तो ये हमारा सिस्टम होमोजीनियस बन जाएगा और इसी अल्फा की वैल्यू के लिए मेन डिटर्मिनेंट भी 0 है। ध्यान से सुनना, अल्फा का वैल्यू 1 रखने पर वो पूरा सिस्टम होमोजीनियस है, मतलब dx dy और dz ये तीनों 0 है। और इसी अल्फा का वैल्यू अगर मैं 1 रख दूं तो वो डिटर्मिनेंट भी क्या हो जाएगा? 0। तो एक्चुअली ये अल्फा का वैल्यू 1 हमको क्या दे देगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन दे देगा। सोचो तो थोड़ा, सोचो थोड़ा जल्दी। समझ रहे हो बात को? कैसे हो रहा? देखो अल्फा का वैल्यू 1 रखने पर पूरा सिस्टम मेरा होमोजीनियस बन रहा था। तो अगर पूरा सिस्टम होमोजीनियस बन रहा है इट मींस कि वो उसका dx dy और dz तो 0 है, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सर एक और बात है कि ये अल्फा का वैल्यू अगर आप मेन डिटर्मिनेंट में रखते हैं ना तो वो भी 0 हो जा रहा है। तो सब कुछ 0 हो जा रहा है और जहां भी सब कुछ शून्य हो जाता है उसका कितना सॉल्यूशन आता है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता है। आई बात समझ में?
तो सर ये तो आंसर नहीं हो सकता, समझ में आ रहा है ना। अल्फा का वैल्यू 1 तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन में नहीं ले सकते। क्यों सर? क्योंकि नो सॉल्यूशन बोला गया है। समझ में आया? समझ में आया बोलो। सर हाँ। अब अल्फा का वैल्यू -2 जब तुम रखोगे तो वो तुम्हारा कुछ ना कुछ अच्छा खासा बन जाएगा। उस अल्फा का वैल्यू -2 रखने पर सिर्फ तुम्हारा मेन डिटरमिनेंट ही 0 हो रहा है, बाकी सब तुम रख के देख लो, बाकी सब में कोई ना कोई एक तुम्हारा नॉन जीरो जरूर बनेगा। तो यहां से अल्फा का वैल्यू हम -2 एक्सेप्ट करेंगे और ऑप्शन नंबर ए को टिक मारेंगे। बोलो समझ में आया? हाँ सर। सभी को क्लियर है? हाँ सर। बाकी सब बोलते ही नहीं हो जी, ऐसे कैसे? ओके, एक क्वेश्चन और देते हैं, बट अभी दूं क्योंकि वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन करके तुम्हारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। ओके, एक काम करते हैं हम लोग वापस कनेक्ट करते हैं, फिर मैं तुम्हें वो वाला क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? वापस से कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं तुम्हें वो देता हूँ, क्योंकि वो थोड़ा मैच मैट्रिक्स है और वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है? तो चलो वापस से जल्दी से कनेक्ट कर लेते हैं।